वेलकम फ्रेंड्स। थोड़ा तकनीकी दिक्कत के कारण क्लास में थोड़ा सा व्यवधान हुआ था। फिर से एक बार उपस्थित हैं अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ युवा IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पहला प्रश्न की तरफ हमने जैसे चर्चा कर रहे थे कि पहला प्रश्न आपका दिया हुआ निपुण भारत मिशन। हम बता रहे थे कि इस बार जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जनजातियों पर, आदिवासियों पर और सांस्कृतिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वहाँ से लगातार प्रश्न बढ़ते चले जा रहे हैं। तो निपुण भारत मिशन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें जो है आपके जो केंद्रीय तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने एक 5 जुलाई को, ये शब्द को याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, यहाँ पूछा जाता है, को जो है प्रारंभ किया था। इसमें जो है 2026-27 तक इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रेड 3 जिनकी उम्र जो है ग्रेड 3 में 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को रहते हैं पूरी करने पर, ये शब्द है, ये पढ़ाई करना जाने, ये लिखाई करना जाने और अंकों के ज्ञान को भी निपुण बनाने में जो है ये है। लक्ष्य क्या है? पढ़ना लिखना और जिसे साक्षरता का है कि 7 वर्ष की उम्र के बाद साक्षरता कहा जाता है, पढ़ना लिखना और समझना जाने। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान को वरीयता दी, ये कथन आपका सत्य है। और दूसरा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया जाएगा। इस मिशन को किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेरी, अर्थात दोनों कथन आपके जो है सत्य हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। समग्र शिक्षा योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई और इसका मतलब ये समझ के साथ पढ़ना लिखना और संख्या की गणना करना है। उम्र हमने पहले ही बताया 3 से 9 वर्ष तक। एक इसी तरीके का एक कार्यक्रम है ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, उसके तहत इसको विशेष पैकेज भी प्रदान किया जाएगा और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप बन रही है। आपको मालूम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कस्तूरी रंगन समिति की हमने चर्चा 2015 से 20 वाली श्रृंखला में पहले भी कर चुके हैं। कस्तूरी रंगन समिति वही संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ से जितने प्रश्न बनते हैं 34 वर्ष के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी आपके यहाँ। अगला प्रश्न है आपका 2000 हाल में ही OBC उपवर्गीकरण आयोग, OBC उपवर्गीकरण आयोग अर्थात OBC जातियों के अंदर जो जातियां हैं उनके लिए एक आयोग बनाया गया और इसके कार्यकाल का पुनः विस्तार किया गया। तो इसी संबंधित कुछ कथन है, इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न है ये। देखिए, इस आयोग के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि की गई। कितनी माह की वृद्धि की गई? 6 माह की। कथन बिल्कुल सत्य है। फिर इसका जो है गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है और यह 2 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती अभी जल्द ही बीती, गांधी शास्त्री जी की, उसके आधार पर यह भी कथन पूरी तरीके से सत्य है। इसी 340 अधिनियम, आपको अनुच्छेद 342, आपको अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338, ये सब को ध्यान रखना है। तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आ जाएगा, इसमें SC/ST आयोग आ जाएगा, ये सब इससे संबंधित है। आप जो है संविधान की तैयारी करते हुए इन आयोगों को इस बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसके अध्यक्ष रोहिणी साहब है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ये न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस कार्यकाल का देखिए, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, तथ्यों में आ सकता है। 11वां विस्तार है, 11वां विस्तार है और कितने माह के लिए? 6 माह के लिए, जो ऊपर आपके शब्द है, अर्थात ये भी सत्य कथन है। और इसी तरीके से ये चारों कथन आपके सत्य हैं। आपको ये पूछा जा सकता है, देखिए ये कैटेगरी इसलिए की जा रही कि ये चर्चा में है, राजनीतिक दृश्यों में भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से वैसे भी, कि जो आरक्षण का जो लाभ होता है वो कुछ वर्गों की, कुछ उस वर्ग की कुछ जातियों को ही मिल पाता है, अन्य जातियों को नहीं मिल, इसीलिए उप विभाजन। और ये नहीं कि ये पहली बार, आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में इस तरीके के विभाजन ऑलरेडी पहले से विद्यमान है। उन्हीं को आधार बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरीके की चीज़ें रखा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसके पहलुओं को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। फिर है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ये जो है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, देखिए PM केयर्स फंड बना, उसको भी आपको इसके साथ पढ़ना है कि लॉकडाउन के बाद कोरोना के समय जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उससे अलग हट करके एक डेडिकेटेड फंड कोष बनाया गया, PM केयर्स फंड। तो उसमें जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य मानव संसाधन, इस तरह के कुछ मंत्रियों का समूह है
कुछ एक्सपर्ट और सचिवों को लिया गया। प्रधानमंत्री राहत कोष से बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरीके से ये पीएम किसान फंड जो है ये भी योजना है किसके, इसका संबंधित एक वेब पोर्टल बनाया गया। ये पूछे इससे संबंधित मंत्रालय कौन है? देखिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता ये है, इस पोर्टल के द्वारा जो है ये किया जाएगा कि 11 मार्च के बाद, जैसे 11 मार्च इसमें डेट दिया हुआ है, 11 मार्च के बाद से कोविड-19 के दौरान 11 मार्च के बाद से 11 मार्च जो है 2019 जो है के बाद से कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अपने माता पिता को अभिभावक को और कानूनी अभिभावक को भी, कानूनी रूप से जो दंपति, इनमें से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उन्हीं बच्चों के लिए ये किया गया है। और यह जो है इसमें 23 वर्ष तक बच्चों को जो है केयर किया जाएगा, 23 वर्ष तक। और 23 वर्ष की उम्र जो है पूर्ण होने पर इसमें जो है 10 लाख रुपए उनको प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर अस्तित्व की तरफ प्रेरित करेगा, आत्मनिर्भर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अर्थात पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को हम सुविधा देंगे, ऐसे बच्चों को जो है कोविड-19 के दौरान जिनके अभिभावक, ये 29 मई है मित्रों, ये ध्यान में रखिएगा, 29 मई है, 29 मई 2000 के बाद जिनकी जो है 29 मई 2000 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है उनको जो है हम इसमें रखेंगे। 29 मई 2021 के बाद जिनकी मृत्यु हुई उनको हम इसमें रखेंगे। 29 मई 2021 के बाद की गणना हो रही है इसमें। और अगर सर्टिफिकेट, इसमें कुछ कंडीशन भी लगाई गई है कि अगर पहले से भी है इस तरीके की चीज़ें तो उनको भी हम इसमें केयर करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर डंडा भी चला था कि अभिभावकों को देना पड़ेगा, तो मुआवजा भी दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, राज्य भी अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये पीएम केयर्स फंड योजना पूर्णतः ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता या अभिभावक या कानूनी अभिभावक कोविड-19 के दौरान अब नहीं रहे, तो उनकी सुरक्षा और भविष्य की गारंटी के लिए पीएम केयर्स फंड, चिल्ड्रन फंड की स्थापना पीएम केयर्स फंड की गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमांत व्यक्तियों के लिए, देखिए सीमांत कृषक आपने सुना होगा। सीमांत व्यक्ति का यहाँ तात्पर्य क्या है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर, अर्थात जिनके पास जीविका का कोई आधार नहीं है, उनको हम सीमांत व्यक्ति में रहते हैं, आधार नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसे में आजीविका उद्योग के समर्थन हेतु इस्माइल योजना की शुरुआत की गई। किस योजना की शुरुआत की गई है? इस्माइल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना संबंधित सत्य कथन का चरण, यह योजना भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु है, एकदम सत्य कथन है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है कि ये भी एकदम सत्य कथन है। इस योजना में क्या किया जाएगा, इनके आवास को जो है, इनके आवास बनाया जाएगा, उनको स्किल्ड किया जाएगा, उनको बीमित किया जाएगा, उनको आजीविका के कामों में लगाया जाएगा। ये सारे काम जो है इस योजना के तहत किए जाएंगे। और ये किन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस्माइल योजना क्या है? इस्माइल का मतलब सपोर्ट फॉर माइग्रेट, सपोर्ट, इस्माइल का मतलब होता है सपोर्ट फॉर माइग्रेट, जिसे ये माइग्रेशन प्रवासन करने वाले निश्चित नहीं कहा है, ये है मार्जिनाइज्ड पीपुल, मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड, व्यक्तिगत मार्जिनाइज फॉर लाइवहुड करके है बच्चों के संबंधित ऐसे लोगों से जो जीविका के लिए पर संघर्ष कर रहे हैं। इंडिविजुअल लाइवहुड एंड इंटरप्राइजेस, लाइवहुड
एंड इंटरप्राइजेज। देखिए इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि यह योजना क्यों है। यह योजना जो है, यह योजना सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड जो है इंटरप्राइज है ये, ठीक है। ये इस योजना का पूरा नाम। इस योजना को आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि स्माइल योजना एक केंद्र शासित योजना है जो ऐसे लोगों के लिए जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं या अन्य ऐसे कार्य जिनके लिए आजीविका को कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, कोई अस्थायी रैन बसेरा, ऐसे लोगों के लिए ये योजना लाई गई स्माइल पर, ताकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ पाए। इसका मतलब ये है। और यह केंद्र क्षेत्र की एक उप योजना है। तो इस योजना से संबंधित जो है आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में उन्हें याद किया गया। उनकी पुण्यतिथि कब हो? उनकी पुण्यतिथि मनाई गई 4 जुलाई को। उनकी पुण्यतिथि थी 4 जुलाई को। इनके बारे में कुछ सत्य करें। ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस में उनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं। 12 जनवरी 1984 से हम राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं, उसे मनाया जा रहा है। इस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस को हम मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं। इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो जो है धर्म संसद में, भारत की तरफ से धर्म संसद में भारत की तरफ से भाग लिया था। इन्हें जो है स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था। इनको ध्यान रखिएगा, विवेकानंद नाम दिया था। और ये जो है योग के समर्थक थे। इनकी 3 प्रमुख किताबें हैं योग पे, राजयोग, कर्मयोग और हठ योग। ये 3 इनकी प्रमुख किताबें हैं, राजकर्म, हठ योग। इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा विवेकानंद के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा महोत्सव प्रत्येक वर्ष कृषि कार्यों की शुरुआत को चिन्हित करने वाला उत्सव है? ये आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति। पहला तो जान लीजिए कोया जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश की। तो कह रहा है कि कौन सा महोत्सव है। देखिए ये महोत्सव का नाम है भूमि पाटुंगा उत्सव। यह क्या है? ये जो फसल की शुरुआत होती है तो, लेकिन ये चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना बन रही है पोलावरम। इसको भी आप लोग पढ़िएगा, पोलावरम सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के कारण जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के चित्तूर पूर्वी गोदावरी में पड़ता है। ये पूर्वी गोदावरी, समझ रहे हैं, पूर्वी गोदावरी के चित्तूर जिला। यहाँ जो है ये कोया जनजाति बसती थी। इस कोया जनजाति को कोयतुरु भी बोलते हैं, कोयतुरु, उनकी भाषा में कोयतुरु भी बोलते हैं। इस जनजाति के जो है पुनर्वास हो रहा है, पुनर्वास किया गया है, ठीक। तो ये त्यौहार इनका अपने पैतृक स्थान पर यह त्यौहार इनका अंतिम त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार जो है अंतिम होगा, पैतृक स्थान पर अंतिम होगा, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है, ठीक, कोया जनजाति का। इसीलिए पूछा भी जा रहा है। तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण वहाँ अपने पैतृक आवास पर अब वो माइग्रेट कर रहे हैं, सरकार उनको दूसरी जगह बसा रही है। तो ऐसे में पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण बसा रही है, तो इसके कारण वो अपने पैतृक आवास पे बड़े अंतिम अवसर के रूप में मिलेंगे अपने परिजनों से और इस त्यौहार को एक साथ मनाएंगे। ये जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ, इसलिए ये चर्चा में आ गया कोया जनजाति से, पता है, कोया जनजाति में। और कोया जनजाति सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, ये चारों राज्य देखिए सटे हुए हैं, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ भी कोया जनजाति को पाया जाता है, ठीक, कोया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूखे भूक्षेत्र पर बांस मर उद्यान, ध्यान रखिएगा, सूखे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बांसमर उद्यान नामक परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? देखिए ये परियोजना प्रारंभ की गई खादी ग्रामीण KVIC खादी ग्रामीण उद्योग के द्वारा, KVIC के द्वारा, खादी ग्रामीण उद्योग के द्वारा जो है कि जो है 75 वर्ष के आज़ादी के होने के उपलक्ष्य में खादी बांस मिशन के तहत ये शुरुआत की गई। और इस योजना की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर जिले के एक गांव जिसका नाम है ये है निकल मांडवा गांव का नाम है, जिले के एक गांव निकल मांडवा से प्रारंभ की गई है। ठीक, इस योजना के तहत जानते हैं जो बांस है उसकी अगरबत्ती बनाने में, अगरबत्ती के टन बनता है, इससे बांस से कागज बनाने में, बांस से जो है आवास बनाने में बांस का उपयोग है। और ये योजना जो है इसमें ये है कि ये योजना 22 जुलाई के आसपास शुरू की गई थी और 21 अगस्त के बीच में 15,000 बांस के पेड़ों को, वृक्षों को आवृत करना था। और 2 प्रकार की इसमें बांस की प्रजातियां हैं, ये बांस की प्रजाति जैसे बम्बुल्स, 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, बम्बुल्स टुल्डा और बम्बुल्स पालिफोर्मा। बम्बुल्स टुल्डा और बम्बुस पार्मोफोर्मा, ये 2 प्रजाति हैं, कौन, बांस की प्रजातियां हैं जो बेसिकली इसमें लगाई जा रही हैं। ठीक, और यह बहुत कम समय में 3 वर्ष में ही अर्थ की दृष्टि से 15 गुना वृद्धि हो जाती है इसमें, इसलिए इसको लगाने की बात हो रही है। ठीक, ये बड़ा अवसर है खादी एवं ग्रामीण उद्योग के लिए, ग्रामीण परिवेश में रोजगार के लिए। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो आप जान लीजिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस पर आधारित बहुत उद्योग हैं। झारखंड में एक सिंहभूम जिला है जहाँ पर बांस की बहुतायत है, बहुत सबसे ज़्यादा बांस भारत में वहीं पाया जाता है। और ये इस क्षेत्रों में इसलिए इसको इम्पोर्टेंट किया जाएगा। और जैसे राजस्थान, गुजरात में भी ये सब चीज़ें प्रमुख रूप से पाई जाती है। खादी ग्राम उद्योग के द्वारा, देखिए ये प्रश्न इसलिए बनाया गया कि आपके दिमाग में अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको जरा सा भी, तो खादी ग्राम उद्योग जा ही नहीं सकता आपके दिमाग में। बांस मिशन पे आप कृषि सेक्टर में चले जाएंगे, लघु एवं मध्यम उद्योग में चले जाएंगे, लेकिन खादी ग्राम उद्योग, लेकिन स्पेशली इन दोनों प्रजातियों का जो टुल्डा और पारमोसा हमने बताया, ये अगरबत्ती बनती है। और अगरबत्ती बनने के लिए खादी ग्राम उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए वो इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, तो वाराणसी का विकास चरण 2 के अंतर्गत पंचकोसी रथ, याद रखिएगा, तीर्थ यात्रा सुविधा और रामेश्वर सड़क विकास और संकेतक बोर्ड को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। और यह जो है प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया है। प्रसाद योजना 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जो है आध्यात्मिक पर्यटन को विकसित करना है। आध्यात्मिक पर्यटन को विकसित करना है, पर्यटन को विकसित करना है। इसी योजना, एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, वो भी इसी तरीके की है। स्वदेश दर्शन योजना भी 2014-15 में शुरू की गई थी। इसमें भी ये इसी प्रसाद योजना के स्तर पर, जैसे आपका वाराणसी धार्मिक क्षेत्र है, अजमेर आपका धार्मिक क्षेत्र है, आगरा आपका सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों क्षेत्र है, अयोध्या आपका धार्मिक क्षेत्र है, आपका ऋषिकेश धार्मिक क्षेत्र है। ऐसे प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों के और सांस्कृतिक क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए यहाँ सीवेज, जल, पार्क, होटल, बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी सुविधाओं को, ताकि पर्यटक आकर्षित हो, इस प्रसाद योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें वाराणसी का पहला फेज जो था उसमें रिवर फ्रंट, आपने देखा कि वहाँ रिवर क्रूज चलाई जा रहा है। रिवर क्रूज वहाँ जो है 50 सभी घाटों को, 84 घाटों को घूमने के लिए रिवर क्रूज डबल डेकर बसें हैं। अब इस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है तीसरे फेज में, तो वहाँ पे जो है रिंग रोड बने हुए हैं। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इसलिए वो किसके तहत है, ये प्रसाद योजना के तहत है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये भी ध्यान में रखना है ये योजना कब से शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टरी रेगुलेटिंग एक्शन के विधेयक के तहत
फैक्टरिंग बिजनेस में करने वाली संस्थाओं को दायरा किसके तहत, ये देखिए अभी राज्यसभा के द्वारा ये शुरुआत की गई है, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था। फैक्टरिंग एंड इसको देखिए एक आता है अंग्रेजी प्री पैक एक शब्दावली आती है इकोनॉमी की, उसके आधार पर ये चीज़ों को लगाया जा रहा है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट के तहत जो रीस्टेबिलिश अकाउंट की बात होती है चीज़ों को इधर करने के, इसमें जो है बिना आप स्वामित्व से फैक्ट्री कानून और व्यक्ति दोनों के बीच में टाई अप होता है। यह जो किया जा रहा है कि सुरक्षा प्लान है, इसको राज्यसभा से पास किया गया। ये एक अर्थव्यवस्था का करंट है ये, और इसको हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इंद्रेश सर जरूर पढ़ाए होंगे, इसीलिए हम इस पर डिटेल चर्चा नहीं करें, क्योंकि ये इकोनॉमी स्पेशल चीज़ है। अगर दोनों लोगों के थॉट में अंतर हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्री में भी संभावना बन रहा है, और पक्का मान के चलिए मेंस में प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में। तो पढ़ते वक्त ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें वहाँ प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय विदेश मंत्री की रूस यात्रा संबंधी निम्नलिखितों का प्रचार करिए। यह यात्रा देखिए परमाणु, अंतरिक्ष और ऊर्जा रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर ये एकदम 100% सत्य है। रूस भारत को S-400 मिसाइल की आपूर्ति करेगा, यह भी एकदम सत्य कथन है। रूस के ही सहयोग से तमिलनाडु के कुडरकुल परमाणु जो संयंत्र की भागीदारी है, यह भी सत्य कथन है। और स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है उत्पादन करने में भारत को सहायता कर रहा है, यह भी एकदम सत्य कथन है। अर्थात चारों कथन सत्य हैं। आपका आंसर हो जाता है सी। रूस भारत का अंतरिक्ष के भी क्षेत्र में योगदान करता है, और इसमें जो है रूस के विदेश मंत्री भाग लिए, और भारत के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री सार्गेवेई लावरोडोरा उनका नाम है, और भारत के जो है एस जयशंकर ने भाग लिया, ठीक, विदेश मंत्री होगा। और इसमें 2+2 वार्ता के लिए भी सहमति बनी है। 2+2 से वार्ता का मतलब एक तरफ विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ये दोनों लोग रहते हैं। भारत के कई देशों के साथ 2+2 वार्ता की शुरुआत हुई है। पहले अमेरिका के साथ, फिर जापान के साथ, रशिया के साथ भी, और फ्रांस के साथ भी इस तरीके का है। 2+2 वार्ता का मतलब दो विभाग होते हैं, विदेश और रक्षा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पर्यावरण की समस्या को प्रोरित दिखाता हुआ प्रश्न है कि देखिए हीट डोम तब बनता है जब किसी क्षेत्र में प्रचंड गर्मी की स्थिति होती है, और यह गर्म वातावरण उच्च दबाव वाली वायुमंडलीय स्थितियों से होता है। जब समुद्रिक तापमान में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है तब ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और गर्म जल धाराएं उस तरीके जाती है, उस तो गर्म जल मतलब गर्म हवा और ठंडी वायुदाब का प्रभाव इसमें रहता है। तो ये जो है लालीना के प्रभाव में आने पर निर्मित होता है। ये इस प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि किसके प्रभाव से हीट डोम होता है, लालीना के प्रभाव से होता है। और पृथ्वी पर कहाँ चर्चा में रहा, कनाडा में और संयुक्त राज्य में। यहाँ एन एवरेज 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहता था मित्रों, लेकिन यहाँ एवरेज टेम्परेचर 49.5 के आसपास पाया गया। और अमेरिका में तो लगभग 800 लोगों की इससे मृत्यु की भी खबर है। तो ये आपसे पूछा था हीट डोम, इसको आप जानते हैं उष्मा गुंबद भी बोलते हैं। उष्मा गुंबद भी बनता है शहरों पे, उष्मा गुंबद, उष्णी गुंबद, इस तरीके की जो अस्पतालियाँ वो इसी धाराओं के और हवाओं के प्रभाव को, दाब उसके प्रभाव के कारण बनता है, खासकर शहरों में ये बनता है। तो जहाँ ये 15 डिग्री, इसलिए ये हीट डोम आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व वन्य जीव कोष द्वारा रिपोर्ट, ये मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संस्था हो गई, और प्रकृति संरक्षण हेतु जो विश्व वन्य जीव कोष एक संस्था हो गई। एक रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट को तैयार करने में कितने देशों के विशेषज्ञों ने सहयोग किया। तो इसमें देखिए 27 देशों के विशेषज्ञ थे, 27 देशों के, और 155 जो है विशेषज्ञ इसमें थे, 155 विशेषज्ञ थे। इसमें जो है कहा जा रहा है कि मानव, इसमें कहा जा रहा है कि मानव के लिए, समझ रहे हैं, इसमें जो मूल चीज़ है, इसमें कह रहा है कि मानव के लिए, सभी के लिए बेहतर भविष्य की, मानव सभी के लिए बेहतर भविष्य की,
सभी के लिए बेहतर भविष्य के लिए, सभी के लिए बेहतर भविष्य के लिए मानव और वन्य जीव सह अस्तित्व नामक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। उसी में ये रिपोर्ट का नाम है, ये सभी के लिए बेहतर भविष्य के लिए मानव और वन्यजीव सह अस्तित्व मानव रिपोर्ट है, जिसमें ये बातें कही जा रही। और कहा जा रहा है इसमें कि 1970 के बाद से, ये प्रश्न हमने एक दूसरे रूप में आपको पढ़ा चुके हैं कि 68% जो है वन्य जीव जो है इनकी संख्या में, वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है। ठीक, खासकर इसमें एक बताया गया कि 75 प्रकार की बिल्लियां जो है लुप्तप्राय या संकटग्रस्त है मानव के साथ रहने में। बिल्ली, हिम तेंदुआ, मतलब मानव के साथ साथ अस्तित्व में संकट उत्पन्न हो रहा है इस जानवरों को, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी गड़बड़ हो रहा है। आप देखते हैं आए दिन जो है काजीरंगा बयान, हाथी का पीरियड सड़कों पे आ जाते हैं, बहराइच वगैरह में देखिए आ जाते हैं सब, तो उनके बसावट में क्षेत्र में कमी हो रही है, ये सब समस्याएं से। तो इसी को आधार बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र के एक टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक देखी जा रही है। इस प्रजाति का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये जरूर पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। प्रजाति का नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्रजाति का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक, जिसे ब्लैक पैंथर के रूप में भी जाना जाता है। यह टाइगर कहाँ है, तो ये है नवेगांव, नाइजीरिया। नवेगांव मतलब मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और इस प्रजाति की ज़्यादातर प्रजातियां जो है दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में, जैसे कर्नाटक, असम, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे जगहों पर। अब आपको हम यहाँ एक होमवर्क भी दे रहे हैं और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आपको मिलेगा। और आपका ये जिम्मेदारी है मित्रों कि भारत के, दक्षिण भारत के प्रमुख जो है, जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं, इनको आप जरूर देख लीजिए नाम के साथ। वन्य टाइगर रिजर्व अभयारण्य जो है, इनको सबको नाम के साथ आप देख लीजिए। ठीक, हम आपने चर्चा में बताया है कि असम में 7 हो गया वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भारत में वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य और टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, तेंदुआ रिजर्व, इस तरीके जितने हैं फेमस जो हैं और जो चर्चा में आ गए हैं एक साल के अंदर, इनको आप नोट कर लीजिए। एक प्रश्न आपका यहाँ से 100% तय है कि जान लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से आपका एक प्रश्न यहाँ से तय है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मंत्रालय के अधीन एनटीपीसी लिमिटेड ने फ्लाई एस के संदर्भ में, बिक्री के संदर्भ में एक रुचि प्रपत्र जारी किया है। ध्यान रखिएगा, रुचि प्रपत्र क्या है, फ्लाई एस से संबंधित है। शब्दों पर फ्लाई एस को चूर्णित ईंधन राख के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह भारी धातु जैसी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड शामिल है इसमें, यह भी सत्य है। फ्लाई एश से फसल की पैदावार में कमी और भूजल प्रदर्शन होते हैं, 2 ये भी सत्य है। इसका प्रयोग बर्फ को बनाने में किया जाता है, अर्थात चारों कथन सत्य है। और फ्लाई एश में कार्बन के भी कुछ अंश रहते हैं। फ्लाई एश ये फैक्ट्रियों के चिमनियों के द्वारा निकलता रहता है, फैक्ट्रियों के चिमनियों के द्वारा निकलने वाले जो राख कण है उनसे फ्लाई एश बनता है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है टॉक्सिस लिंक एनजीओ। देखिए इस एनजीओ का नाम क्या है, टॉक्सिस लिंक एनजीओ। और इस एनजीओ ने गंगा नदी के किनारे माइक्रोप्लास्टिक, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें, टॉक्सिक्स लिंक क्या है, एनजीओ है। इस एनजीओ का नाम क्या है, टॉक्सिस लिंक एनजीओ। और इसने क्या किया है, गंगा नदी के किनारे, कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे माइक्रोप्लास्टिक का मात्रात्मक विश्लेषण किया है, माइक्रोप्लास्टिक का नामक वितरण किया है। और जिसके अनुसार नदी में माइक्रो प्रदूषित है। नदी जो है, कह रहे गंगा नदी ये माइक्रोप्लास्टिक से प्रदूषित है। इसके अनुसार सत्य कथनों पर विचार करना है। देखिए यह माइक्रोप्लास्टिक जो था नदियों में पाया जाने वाला 1 माइक्रोन से लेकर 5 मिली माइक्रोन तक इसकी जो है
मोटाई होती है, और ये सिंथेटिक ठोस है। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल कम है, मतलब समाप्त नहीं होता, तो मानव के लिए बहुत खतरनाक है, प्रदूषण करता है, मानव के जीवन के लिए खतरनाक है। इसकी सांद्रता वाराणसी में पाई गई है। सिंगल यूज और सेकेंडरी प्लास्टिक उत्पाद में शामिल है वाराणसी में। देखिए कानपुर, हैदराबाद, हरिद्वार, वाराणसी गंगा के प्रमुख 28 शहरों में से इसमें लिया गया, जिसमें कानपुर, हैदराबाद हरिद्वार और वाराणसी। तो वाराणसी में इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा पाई गई है, इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया है। ये दोनों कथन आपके सत्य है, आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये टॉक्सिक कौन सा एनजीओ कर रहा है? टॉक्सिक स्लिंग। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। और कौन सा प्लास्टिक है? माइक्रो प्लास्टिक, मात्रा 1 से 5 माइक्रोन, वाराणसी में। ठीक, और मानव के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, G20 देशों की बैठक में, G20 देशों की बैठक में जो है, देशों की बैठक इटली के नेपल्स में हुई, इटली के नेपल्स में संपन्न। इससे संबंधित देखिए ये ऊर्जा के क्षेत्र की बैठक है, ऊर्जा के क्षेत्र की, इसको ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के क्षेत्र की बैठक है। G20 की ऊर्जा क्षेत्र की फोकस जैव विविधता, महासागर संरक्षण, वित्तीय प्रणाली को संगठित करना, सतत विकास प्रभावित करना, ये दोनों कथन सत्य हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इस बार इटली में बहुत सी बैठकें हुई, और G20 की सारी बैठकें लगभग इटली में हुई, क्योंकि इटली G20 का मेजबान देश था इस बार। तो यहाँ ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, यहीं पे जो है वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, यहीं पे जो है आपको महिलाओं का, हमने एक प्रश्न बनाया था, महिलाओं का पहली बार अलग से बैठक हुई, महिलाओं की बैठक हुई है। इसी में जो है ऊर्जा वाला ये दिया है, इसी में जो है फाइनेंस उद्योगों की बैठक हुई। अर्थात इटली में जितनी भी G20 की बैठक हुई और कब कब हुई, उन तारीखों के साथ आप इसको ध्यान रखिएगा, और भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंद्रजाल किससे संबंधित है? इंद्रजाल, देखिए इंद्रजाल अगर ध्यान से देखें तो लग रहा है कि मेघलोक से संबंधित है, लेकिन यह इंद्रजाल, मेघ जो है आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, तो इंद्रजाल जो है, इंद्रजाल का संबंध ड्रोन प्रतिरक्षा गुम्बद से है। ड्रोन क्या होता है? ये मानव रहित, इसको आप वायुयान कह सकते हैं, मानव रहित आप जो है विमान कह सकते हैं, मानव रहित विमान आप इसको कह सकते हैं। यह जो है ड्रोन भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है। कौन? इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है, और ड्रोन को है मानव रहित विमान भी आप इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मानव रहित विमान भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, इसको बनाया किसने? हैदराबाद के ग्रेने रोबोटिक नामक संस्थान ने। इसको बनाया किसने? हैदराबाद के ग्रेने रोबोटिक्स नामक संस्थान ने इसको बनाया है। ठीक, नामक संस्थान ने इसको बनाया है, ग्रेने रोबोटिक्स नामक संस्थान ने इसको बनाया है। ठीक, इंद्रजाल को भारत का पहला, और इसके द्वारा क्या होगा? साइबर सुरक्षा पर बल दिया जाएगा, आतंकवादी गतिविधियों पर बल दिया जाएगा, और जो है ये रोबोट जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित विमान है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर जीन के प्रतिरूपों को ध्यान रखिएगा, कैंसर जीन के प्रतिरूपों को डेटाबेस तैयार किया गया जो मुंह के कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो इनसे कह रहा है कि इस डेटाबेस का नाम क्या है? इस डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस का नाम क्या है? देखिए डेटाबेस का नाम DBG जोन ओक है। डेटाबेस का नाम क्या है? DBG ओक है। इसको आपको ध्यान रखना है। DB ड्राइवर भी इसको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? DB ड्राइवर भी इसको बोला जा रहा है, NB ड्राइवर, DB ड्राइवर इसको भी बोला जा रहा है। ये जीनोम उत्परिवर्तन, अर्थात कैंसर होता है क्या है? सेलों की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। कहीं भी आपके शरीर में कोई सेल जब अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगती है तो वो कैंसर के रूप में बदल जाता है। ठीक, इसी को जो है जीनोम उत्परिवर्तन करके NB ड्राइवर के द्वारा जीनोम उत्परिवर्तन करके एक कैंसर डेटाबेस तैयार किया गया है, और जिस डेटाबेस का नाम है DB जेन ओक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना, ये मेंस की दृष्टि से भी और प्री की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्री एस धरन का जो है हाल ही में जो है राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। देखिए राज्यपाल वगैरह आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम के 1-2 महीने पहले अगर कुछ होता है तो पूछा जा सकता है। 8 राज्यों के राज्यपाल हाल में ही बदले गए। आपका ये होमवर्क रहेगा, इन 8 राज्यों के राज्यपालों के नाम आप याद कर लीजिएगा, नाम याद करें। एक प्रश्न हो सकता है पीसीएस और आईएएस में नहीं, लेकिन छोटी परीक्षा में मिलने की संभावना रहती है। तो पूछ रहा है कहाँ के थे पहले, वहाँ जो है गोवा के बनने के पहले कहाँ के थे, तो मिजोरम के थे पहले, ठीक। तो इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की सह संस्थापक, भारत में डिजाइन शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है गीरा साराभाई। क्या नाम है? गीरा साराभाई। ये आनंदीबेन है, इनको जानते हैं, आपकी यूपी की ये राज्यपाल हैं, यूपी की वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री गुजरात, पूर्व मुख्यमंत्री जो है गुजरात रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री गुजरात भी रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री गुजरात की, इसको ध्यान रखिए। और गौतम बाल साराभाई भी आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये फुकुओका पुरस्कार प्रतिवर्ष विशिष्ट लोगों को, ये ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में दिया है, एशियाई संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रति एशियाई संस्कृति के लिए बढ़ावा देना, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दिया जाता है। तो यह इस बार हमने आपको बताया था पुरस्कारों की श्रृंखला में, जब भी कोई पुरस्कार मित्रों किसी भारतीय को दिया जाता है और खास करके भारत के बाहर से प्रदान किया गया पुरस्कार है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पुरस्कार इस बार दिया गया पी साईनाथ को। किसको दिया गया? पी साईनाथ को। कौशिक बसु को भी दिया गया एक पुरस्कार, इसको कहते हैं हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया इनको, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 दिया गया इनको, कौशिक बसु को। विनय भदावर को डेल रिम्पल पुरस्कार दिया गया, अलेक्जेंडर जो है डेल रिम्पल पुरस्कार दिया गया विनय भदावर को, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार विनय भदावर को दिया गया। अलेक्जेंडर विलियम डेल रिम्पल पुरस्कार बी बधावन को दिया गया। ये इनकी मृत्यु हो गई, ये अपनी मृत्यु के कारण चर्चा में रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, इसलिए इनको याद किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चारों लोग आपको इसमें इम्पोर्टेंट, ये तीनों पर्सन हैं। राजनीतिक हस्तियां थोड़ी कम पूछी जाती हैं। कौशिक बसु को हम्बर्ट पुरस्कार, विनय भदावन को अलेक्जेंडर डेम्पलर पुरस्कार, पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंद्रनेवी समुद्र क्या है? इंद्रनेवी समुद्र जो है अभ्यास है समुद्री, ये भारत और रूस के बीच में हो रहा है, भारत और रूस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे जो है प्रमुख अभ्यास जो है, प्रमुख अभ्यासों को ध्यान में रखना है, प्रमुख अभ्यासों को। लेकिन ये प्रमुख अभ्यास जो है विगत 6 माह में जो हुए हो वो, और या जो किसी देश के साथ पहली बार हो रहे हैं, किसी देश के किसी के साथ पहली बार हो रहा हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पहली बार हो रहा हो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ते वक्त, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। और हमारी प्रश्नों की श्रृंखला में कई इस तरीके के प्रश्न आपको दिए भी गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आलू के पत्तों की जांच के लिए आलू के झुलसा रोग का पता लगाया गया है, और आलू का केंद्रीय अनुसंधान संगठन कहाँ पे है? देखिए शिमला, हिमाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश में ये आलू का अनुसंधान संगठन है, हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमाचल प्रदेश में। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो है संस्थान पहले 1949 में पटना में था, बाद में इसको यहाँ स्थापित किया गया, बाद में शिमला में कर दिया गया, शिमला में, ठीक, बाद में शिमला में, अब यहीं पे है। और ये जो झुलसा रोग है ऑक्सीजन की जो है कमी के कारण होता है, और पत्तियों में जो है, पत्तियों में होता है, ठीक,
यूनिवर्सिटियों में होता है। ध्यान रखिए ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न था ये, थोड़ा संकेत हमने इसे भी कर दिया कि कभी कभार कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो प्रमुख संगठनों से जुड़े होते हैं, तो वहाँ भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध है, तो देखिए कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आज का इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत डॉक्टर से डॉक्टर और रोगी से डॉक्टर और टेली परामर्श सेवा, जो डॉक्टर से डॉक्टर और टेली परामर्श सेवा का नाम क्या है? ई संजीवनी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मित्रों आज की श्रृंखला को यही विराम देते हैं, नेक्स्ट श्रृंखला के साथ फिर आपको मिलेंगे। ये आपकी जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है उसका अंतिम चरण चल रहा है। आज 6 तारीख हो गई, 24 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि युवा IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए और 500 प्रश्नों की जो कड़ी है उसको सुनिए। अभी से रोज 1 घंटे समय दीजिए, खाना बनाते वक्त, अपने दोनों टाइम पर, जब आपका पढ़ने का मूड न हो, अतिरिक्त समय देने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में आप युवा IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर युवा आइए और इसके PDF फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक दिया हुआ है, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और 500 प्रश्नों में 100% तो नहीं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 70 से 80% प्रश्न पर यहाँ से आने की संभावना है। हमने वन लाइनर, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक, सत्य और कथन सब जानने की कोशिश की है, जैसे UPPCS में पूछा जाता है। तो आज की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद,